हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों, आपको जैसा कि दिख रहा होगा कि विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं हम। और ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे, आपकी जो पिछली बार हेड कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें आए हुए सभी प्रश्न होंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, वह कौन सा है कि निम्नलिखित में से घेंगा रोग। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर एनालिसिस देखा होगा तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में। मतलब जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके साइंस के, वो इस बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। मैंने दो क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो पिछले वर्ष के पेपर से हूबहू मैच कर रहे हैं। तो मैं उसी आधार पर आपके लिए टॉप 20 क्वेश्चंस का एक क्विज लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग मुझे सोचकर जल्दी बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आयोडीन की कमी से। आप लोगों को लास्ट में कमेंट में जरूर बताना है कि 20 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप लोग भी मेरे से पहले आंसर्स को अपने माइंड में सॉल्व कर दे चलिए। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो चलिए, आप आशा करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण होती हैं? दोस्तों, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली, जल्दी सोच लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नंबर 5, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? दोस्तों, इसका राइट आंसर सबको पता होगा। चलिए, मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा मच्छर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए जल्दी सोच लीजिए, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, लोहे पर जंग लगना। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? जल्दी सोचिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? चलिए, इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ, 28 किलोमीटर पर मिनट इसकी घूर्णन गति होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों, विकासवाद का जो सिद्धांत है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? जल्दी सोच लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। अगर आपके गलत निकल रहे हैं तो आप लोग अब इन्हें अपने माइंड में सेट करते चलिए। अगला प्रश्न है, क्योंकि ये आने ही वाले हैं, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी सोच लीजिए, चींटी के अम्ल में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में, सॉरी। चलिए, इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, उसके भार में क्या परिवर्तन होगा लोहे की छड़ में अगर जंग लग जाए तो? चलिए, सोच लिया होगा आशा करता हूँ। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भार बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? जल्दी सोच लीजिए, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो चलिए, इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल, क्योंकि जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, प्रकाश रासायनिक सेल, ये क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? जल्दी सोचिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। ठीक है, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है?
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, हर बार पूछे जाते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तो दोस्तों गलत है। उस ऑप्शन नंबर बी में है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो चलिए अगला प्रश्न, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जल्दी सोचिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चलिए इसका राइट आंसर मैं दे देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्री। ठीक है, अपकेंद्री के सिद्धांत पर, अपकेंद्री सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? जल्दी सोच लीजिए, बल आघूर्ण की एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? दोस्तों ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो जल्दी सोच लीजिए। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है मुख्य रूप से? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क को। ठीक है, अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो आपका अस्थि मज्जा होता है उसमें रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, हेमेटोपाइसिस उसे हम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? दोस्तों पीयूष ग्रंथि सबको पता होगा, समथिंग पीयूष ग्रंथि जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया कर देती है। दोस्तों चूने का पानी क्या होता है? चलिए अगला प्रश्न है, आप कमेंट में जरूर बताना चूने का पानी क्या होता है। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग मतलब C14 का उपयोग किया जाता है? जल्दी सोच लीजिए दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म की। ठीक है, जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए कैसा किया जाता है, ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये तना है, मतलब ये एक पेड़ का तना है, इसे हमने काट दिया। अब इसमें आप देखेंगे तने में ये बलय होती हैं। ठीक है, बहुत सारी बलय दिखेंगी आपको। तो ये बलयों की संख्या को गिन के ही हम किसी ही कार्बन C14 विधि बोलते हैं। ठीक है, तो ये बलय की संख्या गिनकर ही हम उनकी आयु का पता लगाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।